हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सुपर सीरीज में चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से वो हर टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और हर बार पूछे जाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, उन्हीं में से मैंने आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो कि आपको एग्जाम से पहले डेफिनेटली करके जाना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the lines 3x plus में 2ky minus 2 is equal to 0 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, तो दो इक्वेशन है जो कि पैरेलल है, then you have to find the value of a. ओके okay, तो सबसे पहली बात, जब आपको बोला जाए ना कि लाइन में पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ठीक है ना, तो आपको जो है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कंडीशंस के बारे में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को वैसे तो आपको एमसीक्यू टाइप में आएगा तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, कंडीशन। ठीक है ना, द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है ना, अब कंडीशन जो है पैरेलल लाइन के लिए है क्या? पैरेलल लाइन के लिए जो कंडीशन है वो है हमारा a1 अपॉन में a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन में b2 के, लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, दिस इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइन। ओके, अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया कि a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है ना, कि b1 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर 2k है और c1 माइनस 2 है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कि a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2k है और c1 की वैल्यू यहाँ पर -2 है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में से हम a2, b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x का कोफिशिएंट है वो आपका 2, b2 का जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा b2 और जो नॉर्मल हमारे पास कांस्टेंट है वो हमारे पास ये। हमें पैरेलल लाइन के लिए हमें इससे मतलब है नहीं, हमें सिर्फ किस चीज से मतलब है, इन दोनों चीजों से मतलब है और इससे हम फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो a1 अपॉन में a2 बोला तो मतलब 3/2। ठीक है ना, बराबर है b1/2 के, मतलब 2k अपॉन 5। अब हमें सिंपली क्या कर लेना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 15, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है और इसी के साथ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the solution of the equations x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है कि आप जो है करो। अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जब वो मुझे ऑप्शन मिलता है ना तो मैं हमेशा किस में जाती हूँ, एलिमिनेशन मेथड के साथ। ठीक है ना, और ये तो इक्वेशन भी इतना ज्यादा इजी है कि इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर आपका 2k है और x प्लस वाई ये इक्वल है 4 के। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आपके पास एक माइनस में एक प्लस में सिंबल है तो मैं निशान चेंज ही क्यों करूं, इसलिए ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और x दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो प्लस का 2x हो गया और 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आ गया और x की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया, 3। ऐसे तो ऑप्शन में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 है, बट स्टिल हम y की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है ना, अब y की वैल्यू के को निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है ना, सपोज करो कि हम इक्वेशन 1 में जो है x की वैल्यू रख रहे हैं, तो x की वैल्यू हमने कितना रखा, 3, और y की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर y को y रहने दिया, यहाँ पर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और प्लस का 3 इधर आकर -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी, 1, तो 3 एंड 1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अगर न्यूमरेटर से एक घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 8 को हम जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मैंने क्या लेट कर लिया कि वो x अपॉन में y है, मतलब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर कितना है, y है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि अगर मैं न्यूमरेटर में से एक घटाऊं, मतलब x में से एक घटाऊं, y के साथ कुछ भी ना करूं, ठीक है ना, तो मेरे पास जो है फ्रैक्शन की वैल्यू क्या निकल कर आएंगी, दैट इज 1/3। इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है ना, एक इक्वेशन जो हमारा इससे निकल कर आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है ना,
तो एक इक्वेशन तो फर्स्ट कंडीशन से निकल गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला था, 8 जो हमने किया है डिनोमिनेटर के साथ, उसमें हमने न्यूमिनेटर में कुछ नहीं किया। तो ये कंडीशन ये लो भैया हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहां से भी एक जो है इक्वेशंस निकल कर आएगी, दैट इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, अभी देखिए जब भी हमारे पास या तो x x के साथ सेम सेम चीजें मैच हो जाए, इसके मैच हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस क्वेश्चन को फिर हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस में, तो इसका मतलब अगर निशान चेंज करेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस है तो प्लस किया, प्लस है तो माइनस किया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आई थिंक 4 2 जा आपका 8 1 जा 8 आएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन में करेगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ओके, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, 3x में से 4x गया तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और 3 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस हो रहे हैं, कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। ओके, x की वैल्यू 5 आ चुकी है, मतलब हमें पता चल चुका है कि फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर तो 5 है। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो y की जो वैल्यू है ना, वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चाहो तो आप इसमें पुट कर लो या चाहो तो आप इसमें पुट कर लो, ठीक है। इसी में पुट करके देख लेते हैं, तो 3x की वैल्यू 5 है, माइनस वाई, यहाँ पर 3 माइनस का y 3, और 5 3 जा 15, उस साइड आपका जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, तो 5y12 आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसकी जो स्पीड है ना, वो आपको बताना है कि स्टिल वाटर में कितनी आएगी और स्पीड ऑफ करंट जो है वो कितनी आएगी। ओके, तो इसमें जो है ना, आपसे जिस जिसकी स्पीड पूछी है, एक को x मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन को यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि शांत पानी में जो है ना, ऋतु के जो है ऋतु के उस मतलब वो जो भी नाव वगैरह है जो भी है, तो उसको चलाने की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर है। और अब हम क्या कर लेते हैं कि जो स्पीड है, कहां पर, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट बोले या फिर स्ट्रीम बोले, धारा बोल दीजिए आप, ठीक है ना, कुछ भी बोल दीजिए, तो उसको क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब इस बात को ना स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में होता क्या है, ठीक है ना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है ना कि जिस साइड आपकी नाव जा रही है उसी साइड आपकी धारा भी बह रही है, मतलब आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड बढ़ेगी, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है ना, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और वही अप स्ट्रीम में इसके जस्ट उल्टा होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके अपोजिट में धारा चल रही है, तो उसमें स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी, तो वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे ना, उसका सिर्फ इक्वेशन बनाइए, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो है ना 20 किलोमीटर जो है इस ये चल रहा है 2 घंटे में, लड़की है सॉरी ऋतु, तो 20 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में। तो अभी ये आप ये मान के चलिए ना कि आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस क्या बोलता है, टाइम इंटू स्पीड। और अब हमारे पास यहां से मैंने क्या निकाल लिया है, स्पीड निकाल लिया है, ठीक है ना, स्पीड निकाल लिया है डाउन स्ट्रीम के लिए। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम का ही बना लेते हैं, इस साइड बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया, x प्लस वाई, ये तो क्या है, इसका स्पीड है। और इसने कितना टाइम में कवर किया है, 2 घंटा लगा दिया, और 2 घंटे में कितना कवर कर लिया, 20 किलोमीटर लगा कर लिया, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास जो है इक्वेशन जो बनेगा, दैट इज x प्लस वाई, ये 2 इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, जबकि वो अप स्ट्रीम चल रही है, तो अप स्ट्रीम चलने के टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, x माइनस वाई है, तभी भी वो कितना टाइम ले रही है, 2 ही घंटे ले रही है, लेकिन चल डिस्टेंस कितना कवर किया, सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर कवर किया, इससे एक आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां से इक्वेशन क्या निकलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यूज करके आप आसानी से जो है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, तो इसका मतलब कि स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्पीड ऑफ करंट जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। और ऐसा मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The angles of cyclic quadrilateral ABCD, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो एंगल ए है। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है ना कि उसके अपोजिट एंगल जो है ना हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। जैसे सपोज करो ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो अगर इन्होंने कहा कि आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ए और सी इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ना तो ये 180 के बराबर आएगा, और बी और डी को जोड़ोगे तो वो भी 180 के बराबर आएगा, ठीक है ना। दिस इज द कंडीशन, और ये हम सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना इक्वेशन बनाना है और आंसर निकाल लेना है। अब साइक्लिक के लिए मैंने आपको बता दिया कि a प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए कितना, एंगल ए की वैल्यू क्या है, 6x प्लस में 10, और c की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। 6x में 1x को जोड़ दिया तो 7x प्लस में y, ये 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 10 घटाएंगे तो 170 भी आ जाएगा। यहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकेंड हम बना रहे हैं किससे, बी और डी को लेकर। तो बी कितने, बी की वैल्यू कितनी है, 5x है, और उसके बाद इधर डी की वैल्यू जो है वो है 3/-10, और ये भी तो 180 के ही तो बराबर होगा ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन बनेगा हमारे पास, 5x प्लस में 3y, और 180 और माइनस का 10 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 10, तो हो जाएगा 190, ठीक है। यहाँ से बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको जो मेथड पसंद आए उससे सॉल्व करिए, लेकिन आपके पास जो आंसर है, x की वैल्यू तो आएगा आपके पास 20 डिग्री, और y की वैल्यू जो है वो आएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो x और y जो है 20 और 30 आ गया, और ऐसा मुझे ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो फिर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है द पेयर ऑफ दिस एंड दिस हैज। इन्होंने आपके पास दो इक्वेशन दे दिया और आपसे सिंपली ये पूछा हुआ है कि आप जो है ना मुझे इस क्वेश्चन को देख के ये बताओ कि इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकलेगा, दो सोल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकता है, या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 करके देखेंगे। जो भी कंडीशन फुलफिल होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। पर सबसे पहले आपको बता दें कि आपका इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए ax प्लस by प्लस में c इज इक्वल टू 0, जो कि 0 मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, ना यहाँ पर यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले इक्वेशंस को आप ठीक करेंगे, तो 5x माइनस का 15y प्लस का 8 है, तो इधर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन, और यहाँ से 3x माइनस का 9y प्लस का 24 अपॉन में 5 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 24 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे पास a1 है, b1 है, c1 है, ठीक है, a2 है, b2 है और c2 है। ये देखिए, ये आपके पास a2 है, ये -9 b2 है, और -24 अपॉन में 5 c2 है, ठीक है ना। उस तरीके से a1 5 है, b1 की वैल्यू -15 है, और c1 की वैल्यू -8 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं क्या, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 निकालेंगे तो 5 अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। b1 अपॉन में अगर हम b2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का 15 माइनस का 9, तो इसको भी माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 अपॉन में 3 ही आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, C1 अपॉन में C2 निकाल लेते हैं, तो C1 की वैल्यू माइनस का 8, और ये है -24 अपॉन में 5, 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी आपकी इस किससे भी क्या आ गया, 5 अपॉन में 3। इससे हमें ये पता चला कि जो आपका A1 अपॉन में A2 है वो B1 अपॉन में B2 के बराबर है, और साथ ही में C1 अपॉन में C2 के भी बराबर है। और जब ये तीनों चीजें बराबर होती हैं तो आपके पास क्या होता है, उस इक्वेशंस के पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। इक्वेशंस हैज
इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये हमें मुझे कुछ किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, अब आपसे अगेन क्वेश्चन यही है और आपसे पूछा हुआ है कि आप बताओ कि उसमें कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। तो सेम टू सेम हमें वही कंडीशन जो है दोबारा से करके देखनी है, ठीक है ना। और इसमें तो इक्वेशन भी मुझे ठीक करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर a1, b1 और c1, ठीक है ना। a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और c1 की वैल्यू 5 है। उस तरीके से a2, b2 और c2, a2 b2 c2 यहां से निकलेगा, तो ये -3 है, माइनस का 6 है और प्लस का 1 है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी कंपेयर करना है कि a1 अपॉन में a2 देखिए जब निकालेंगे तो 1 अपॉन में -3 आ जाएगा, 2 अपॉन में -3 हो जाएगा। तो ये तो आपका 1/3 और ये भी आपका 2/3 कैंसिल हो जाएगा। इससे मुझे ये क्या पता चल रहा है कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं है। और जब बात ऐसी हो तो लाइनें होती है पैरेलल, और इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज, फादर की जितनी भी एज है उसका 6 गुना उसके मतलब उसके बेटे के 6 गुना उसके फादर की एज है। 4 साल बाद जो है एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, 4 साल बाद उसके बेटे की जो जो भी उम्र रहेगी उससे 4 गुना हो जाएगा। तो आपको पता करना है कि सन और जो फादर है दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। जो हमसे पूछा हुआ उसी को हम कर लेंगे लेट, ठीक है ना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की एज को हम मान लेते हैं कितना x ईयर्स मान लेते हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज को हम मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या कहा कि फादर की जो एज है ना, फादर, यहाँ पर फादर है, यहाँ पे उनका लौंडा और यहाँ पे उनका सन है, ठीक है ना, उनका बेटा है। तो इन्होंने क्या कहा 6 गुना है, तो 6 गुना आप इसमें करोगे तभी तो दोनों इक्वेशन का वो जो है सही से फुलफिल होगा ना। तो यहाँ से आपके फर्स्ट लाइन से फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, 4 साल बाद, 4 साल बाद ये जो इनके पापा हैं ये भी 4 साल बड़े हो जाएंगे, और ये जो लड़का है जिसकी एज अभी 22 साल हमने माना है वो भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा 4 साल के बाद जो क्या होगा ना, कि मतलब ये जो लड़के की उम्र है और ये इसके पापा की उम्र जो है अब उस लड़के से कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां से भी हमारे पास एक इक्वेशन निकलेगा, दैट इज x प्लस 4y प्लस में 16। तो फाइनल जो है ना इससे इक्वेशन जो आपका निकलेगा दैट इज x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमारा बना सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि x जो है ना 6y के बराबर है, तो क्या हम इस इक्वेशन को x से रिप्लेस नहीं कर सकते क्या, x की जगह हम क्या रखेंगे 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो 6y में से आपका 4y चला गया, तो 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू कितनी 6, बाई 6 आया, मतलब कि जो उनका लड़का है वो तो 6 साल का है, तो उसके पापा 6 गुने हैं तो वो कितने साल के हो जाएंगे, x की वैल्यू ऐसे भी 6y है, तो 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो बेटे की उम्र 6 और उसके पापा की उम्र 36 ईयर, और इसी के साथ हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन दिस एंड दिस विल बी, इन्होंने कहा कि जो अगर हम इन दोनों लाइनों से ग्राफ बनाए तो वो किस टाइप की लाइन बनेगी। आपसे ये नहीं पूछा कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन दोनों ही तरीके से, क्योंकि सॉल्यूशन और किस टाइप की लाइन बनेगी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही तो है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस क्या है, ठीक है ना। इक्वेशन हमारे पास ये वाला इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो अभी देखिए 4x प्लस में 3y
-1 है और प्लस का 5 इधर आकर -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x प्लस में 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से बनेगा। सेकेंड इक्वेशन में ज्यादा कुछ में है नहीं दिक्कत, ये 12x प्लस में 9y प्लस का 15 माइनस का 15 यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको निकाल लेना है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और यहाँ पे मैं निकाल लूंगी c1 अपॉन में c2। a1 यहाँ से निकल गया, ठीक है ना, 4, और b1 यहाँ से तो 4/12 और b1 अपॉन में b2 तो यहाँ पर से निकाल लिया 3 और यहाँ से कितना निकल गया हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ से निकल गया मेरे पास माइनस का 6 और यहाँ से निकल गया मेरे पास माइनस का 15। ओके, कैंसिल आउट करते हैं तो a1 अपॉन में a2 की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी, 4 3 12 मतलब 1/3। ये भी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/5। तो इससे हमें ये पता चला कि a1 अपॉन में a2 ये b1 अपॉन में b2 के बराबर तो है लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसी बात हो तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो 9th क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन पैरेलल लाइन वाला करेक्ट हो जाएगा। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइंस विल बी। इन्होंने कहा कि अगर आपका इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना वो कंसिस्टेंट है तो लाइनें कैसी होंगी। दो कंडीशन होती है, एक कंसिस्टेंट की एक नॉन कंसिस्टेंट की, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन कंसिस्टेंट तभी होगी जब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकले, ठीक है ना। कोई भी लाइन को कंसिस्टेंट बनाने के लिए कम से कम एक सॉल्यूशन, कम से कम बोला मतलब एक सॉल्यूशन तो निकलना ही चाहिए। मेनी सॉल्यूशन निकल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कंसिस्टेंट का मतलब एक सॉल्यूशन भी, मेनी सॉल्यूशन भी, और नॉन कंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइनें कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। वन सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं। और मेनी सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है ना। ये चीज आप अपने मन में एकदम अच्छी तरीके से रख लेना। एक सॉल्यूशन तब जब लाइनें इंटरसेक्टिंग हो, बहुत सारे सॉल्यूशन तब जो कि कोइंसिडेंट हो, और लाइनें जब पैरेलल हो तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है और वही इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट ये दोनों कंडीशंस होते हैं। तो आपको आप सीधा सीधा पता चल गया कि 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ c फॉर विच इक्वेशन एंड दिस विल हैव, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका जो है ना इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। विल हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली इसमें आप ऐड कर लेना, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन जो है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का है। मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, और कोइंसिडेंट होने का मतलब है कि तीनों बराबर होगा, a1 अपॉन में a2 बराबर होगा b1 अपॉन में b2 के, c1 अपॉन में c2 के, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से जो आपके पास इक्वेशंस है, इसको अगर हम चाहें तो ठीक भी कर लेते हैं। सी एक्स माइनस वाई प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, क्योंकि इन्होंने कहा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, जिसका मतलब क्या है कि सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। a1 अपॉन में a2 जो है b1 अपॉन में b2 के बराबर होना चाहिए और c1 अपॉन में c2 के बराबर होना चाहिए। a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, c है। a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 6 है, ठीक है। b1 की वैल्यू यहाँ से -1 है और यहाँ से कितनी है, माइनस का 2 है। इसी को लेके सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आप इससे करो या फिर इससे करो, आंसर सेम ही सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 2c इज इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू जो है 6/2 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3, और 3 हमारा जो है बी ऑप्शन में है, हो गया। नेक्स्ट है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। अगर 8 हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप रेशियो जो है वो 4:5 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि नंबर्स होंगे कैसे, ठीक है। तो अब जो दो नंबर्स है ना, कभी भी नंबर्स वाले क्वेश्चन है और साथ में रेशियो दिया हुआ हो तो आप क्या कर लिए, उसी के साथ लेट कर लीजिए, ठीक है ना। लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया कि वो 5x है और सेकंड नंबर कितना है 6x है। क्यों, क्योंकि दोनों को रेशियो में दिया हुआ था। सेकंड नंबर को मान लिया 6। इन्होंने कहा दोनों में से हम 8 को घटाना चाह रहे हैं, 5x में से भी 8 घटा रहे हैं
और इस 6x में से भी 8 घटा रहे हैं, तो जो रेशियो है ना वो 4:5 हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे इसे सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगा मेरे सामने। 25x माइनस 40, 6 चौके 24x माइनस का 32। फिर अब क्या करते हैं, सारे x को एक साइड, माइनस का 24x माइनस का 32 माइनस का 40 इस साइड आकर प्लस का 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू 8 आ गई। और अब जो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 6 8 जा 48। 40 और 48 कौन से वाले ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केसेस में आपको करना क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल जो है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि सारी चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, मेनली मेरा काम है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को निकालने का। वो निकल गया तो मेरा आंसर जो है आराम से यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इक्वेशन पहले ठीक कर लेते हैं, 2x प्लस में 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। और यहां से हो जाएगा 2ax प्लस में a प्लस 6y माइनस का 28 दैट वुड बी इक्वल टू 0। फॉर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, a1 a2 के बराबर होगा, b1 b2 के बराबर होगा और c1 भी c2 के बराबर होगा। जिससे हम यहाँ से, अब देखिए यहाँ से अब a1 a2 में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, इतनी देर में आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो और c1 में c2 जो है यहाँ से आपका निकल जाएगा माइनस का 7 माइनस का 28 माइनस से माइनस, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन में मुझे ऐसे भी ए और बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो इन दोनों को ही लेकर सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू 6 है। और यहाँ पर अगर मैं 2b को यहीं पे छोड़ दूं तो 6a माइनस का 2a, तो 2b की वैल्यू कितनी, 4a, 2 2 जा 4 यहाँ से कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2a। और ऐसा मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, बस मेरा करेक्ट आंसर हो गया। एंगल ऑफ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। एक ट्राइंगल के जो एंगल है ना, एक्स है, एक वाई है और एक 40 डिग्री है। जो डिफरेंस है दोनों का वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब ये देखिए, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये बात तो हमें पता है। इसका मतलब कि एक्स वाई और ये 40 डिग्री, ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये उस त्रिभुज के तीनों कोण है, कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो यहीं से बन गया, एक्स प्लस वाई, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 140 फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं से बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला, जो दोनों एंगल बचे हुए हैं ना एक्स और वाई, उनका डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का है। मतलब एक्स में से अगर मैं वाई घटाऊं तो 30 डिग्री है। यहां से निकल गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इससे ये कैंसिल, ये 2x और ये इन दोनों को भी जोड़ दिया तो आपका 170। तो x की वैल्यू 85 और y की वैल्यू 55। और ऐसा मुझे किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9 if 27 is added to it, the digit of number get reversed, the number is, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आप बचपन से ही करते आ रहे हो, मतलब 6th क्लास में ही इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट स्टिल 10th में भी आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करते क्या है, यूनिट प्लेस और जो है टेंस प्लेस के हिसाब से ये क्वेश्चन चलता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस की जो है ना डिजिट को मैं मान लेती हूँ x, और डिजिट एट टेंस प्लेस की वो जो टेंस प्लेस पे डिजिट को मैं मान लेती हूँ y। तो अगर मैं इससे नंबर निकालूं तो जो टेंस प्लेस है उसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 10y, और जो यूनिट प्लेस पे उसको जोड़ दो तो ये नंबर हो गया, ठीक है। और पहली लाइन में क्या बोला है कि दोनों डिजिट को अगर मैं जोड़ू ना तो 9 आएगा। दोनों डिजिट को अगर मैं जोड़ू
इसका मतलब कि यूनिट प्लेस वाले को और 10 प्लेस वाले को मैं जोड़ू तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ से बनेगा, इफ 27 इज एडेड टू 8, मतलब जो भी नंबर आया है मेरे पास, ये जो भी मेरे पास 10y प्लस एक्स नंबर आया है, अगर मैं उसमें 27 जोड़ दूं ना तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टेंस प्लेस और ये हो जाएगा यूनिट प्लेस। और जब ये टेंस प्लेस होगा तो इसका मतलब ये 10x हो जाएगा और ये y हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको कर देना है सॉल्व, ये आपका 9x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहां से आप क्या करो, इस x की वैल्यू इस पर्टिकुलर उस इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना। इस x की वैल्यू कितनी आई है, y प्लस में 3, इस x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे और किस वाले में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो जहां पर भी x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, y प्लस में 3, और जहां y है वहां तो y है ही भैया। तो यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी 3, x की, और x का जो है आप यहाँ से निकाल लो तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नंबर मुझे निकालना है तो नंबर कैसे निकाल सकते हैं, 10 बाई बोला तो 10 तिया 30 और उसमें 6 जोड़ दिया तो 36, और ऐसा मुझे कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो 15 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y is equal to 5 has a unique solution। इन्होंने कहा कि यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो लाइनें हैं ना वो आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइन में ही यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन को ही तो यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं ना। और उसमें बोला क्या जाता है, यूनिक सॉल्यूशन में कुछ भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन में b2 के, ना ही वो c1 अपॉन में c2, मतलब कुछ भी आपस में बराबर ही नहीं होते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पर एक ही कंडीशन को देखकर जो है क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो मैं a1 की वैल्यू यहीं से निकाल लेती हूँ, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर k और a2 की वैल्यू यहाँ से 3, b1 की वैल्यू यहाँ से 2 और b2 की वैल्यू यहाँ से +1, और बीच में निशान क्या रहेगा, बराबर नहीं का, ठीक है ना। तो k बराबर नहीं है 6 का, और ये मुझे ऑप्शन में दिख गया, मुझे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना, अगर सिक्कों की गिनती करें तो 50 है, लेकिन पैसे उसके पास अगर मैं अमाउंट देखूं तो टोटल 75 रुपए है। तो आपको बताना है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपए का जो कॉइन है ना वो मैं मान लेती हूँ कि उसकी संख्या कितनी है, x है, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, y है। और हमसे क्या पूछ बोला हुआ है कि सिक्के जो है ना टोटल 50 है, मतलब 1 रुपए वाले नंबर जो है जितने भी कॉइन है उसका नंबर, और 2 रुपए वाले जितने भी नंबर है दोनों को जोड़कर 50 आएगा, ठीक है। यहाँ से बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनेगा कि 1 रुपए मतलब टोटल पैसा कितने रुपए, पैसा उसके पास कितना, 75 रुपए। अब 1 रुपए के सिक्के से, ठीक है ना, 1 रुपए के सिक्के से तो आपका जो भी मतलब जितने सिक्के हैं उतने ही रुपए निकल कर आएंगे, ठीक है ना। तो x नंबर ऑफ कॉइन है तो आपका उतना ही आएगा, लेकिन 2 रुपए वाले सिक्के से आपका कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, टोटल पैसा कितना है 75। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75, यहाँ से बना सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दो, तो आपके पास x की वैल्यू भी 25 और y की वैल्यू भी 25, दोनों ही 25 आ जाएंगे, और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज कैन फिनिश वर्क इन 10 डेज। 8 लड़कियां और 12 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़कियां और 8 लड़के उस काम को 14 डेज में करते हैं। तो आपको बताना है कि एक लड़की अकेली या फिर एक लड़का अकेला अगर इस काम को करने लग जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन गाइस बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना, देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट को घुमा देता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो है इसमें आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन जाएगा लंबा, ठीक है ना। लेट टाइम टेकन बाई गर्ल्स। अब मैं क्या क्या कर लेती हूँ कि लड़की जो है ना अगर अकेले मतलब कि टाइम टेकन बाई गर्ल्स की, लड़कियां जो है कितने दिन में
काम कर सकती है, तो उसके लिए मैंने क्या मान लिया, x डेज मान लिया। उसी तरीके से मैंने क्या मान लिया, टाइम टेकन बाय बॉयज, कि बॉयज उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, बाय डेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि टाइम जो होता है ना, वो काम का हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर लड़की पूरा काम एक्स दिन, मतलब एक्स दिन में कर रही है, पूरे काम को एक्स दिन में कर रही है, तो वो एक दिन का काम, मतलब कि एक लड़की एक दिन में कितना काम कर पाएगी। ठीक है, ये हमें लिखना होगा, वर्क डन बाय वन गर्ल इन वन डे। एक लड़की एक दिन में कितना काम कर पाएगी। ठीक है ना, टाइम तो वो ले रही है एक एक्स डेज का, तो एक दिन में उससे जो काम होगा ना, वो 1/x ही तो होगा। उसी तरीके से वर्क डन बाय वन बॉय इन वन डे, एक लड़का एक दिन में कितना कर पाएगा, तो 1/y कर पाएगा, और यहीं से इक्वेशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 8 लड़कियां हैं, और एक दिन में एक लड़की कितना काम कर पाएगी, 1/x कर पाएगी। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/x आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8/x हो जाएगा। उस तरीके से अगर 12 लड़के हैं तो 12/y इज इक्वल टू 1/10। यहां से बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगा, जो दूसरी लाइन है, 6 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं, 8 लड़के हैं, और काम कितने दिन में होगा, 14 दिनों में होगा, ये रहा। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आप क्या करोगे, 1/x को मान लो p और 1/y को मान लो आप q, और उससे इक्वेशन बनाओ आप 8p प्लस में 12q इज इक्वल टू 1/10, और यहां से एक इक्वेशन बनेगा 6p प्लस में 8q इज इक्वल टू 1/14। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, जब आप सॉल्व करोगे, अब यहाँ पर इतना स्पेस नहीं कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, बट आप होपफुली आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे इसे। ठीक है ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू तो आएगी 1/140, और q की वैल्यू कितनी आएगी, 1/280, और p को हमने किसके इक्वल माना था, 1/x के। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि x की वैल्यू तो 140 और y की वैल्यू 280, मतलब कि जो लड़कियां हैं वो 140 दिन में, जबकि लड़के जो है 280 दिन में, मतलब एक अकेला लड़का 280 दिन में, जबकि एक अकेली लड़की 140 दिन में उस काम को कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन कंडीशन फॉर पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर लाइन दिस द सेकंड इक्वेशन कैन बी। इन्होंने क्या कहा है कि एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन वैसा बताओ जिससे कि लाइनें कैसी हो, डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि लाइनें कैसी हैं, कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट है मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। और वैसे भी आप ये सब छोड़ो, और अगर लाइनें कोइंसिडेंट्स हैं तो मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर होने वाले हैं। बस इस इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं और कंपेयर कर लेंगे, -5x प्लस में 7y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 14 4 ये सब तो दिख ही रहा है, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को डबल करूं, 2 से गुना करूं, तो माइनस का 10x प्लस में 14y और -4 इज इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, -10x है प्लस का 14y है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 से तो मल्टीप्लाई किया गया नहीं है, तो ये तो हटा दो। -2 से करके देखते हैं, -2 से करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 2 जा 10x माइनस का 14y और माइनस का यहाँ पर भी हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। ये देखते हैं ऑप्शन में है क्या, 10x फिर माइनस में 14 भी मुझे दिख गया इसमें, पर इधर प्लस का 4 है उधर माइनस, तो ये सिंपल सी बात है, ये प्लस का 4 अगर अगली लाइन में हम उस साइड लेकर चले जाएं तो ये इधर -4 ही तो हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू b। अब गाइस ये क्वेश्चन जो है ना, छोड़ो नहीं बता देती हूँ आपको, कि आपका जो है ना, इन्होंने क्या कहा कि ग्राफ जो है ना y इज इक्वल टू 5 है, ये किस लाइन के पैरेलल होगा। मतलब ले देके ना ये कहना चाह रहे हैं कि भैया x कुछ भी हो लेकिन y तो 5 ही रहेगा। ठीक है ना, y तो 5 ही रहेगा। ठीक है,
चाहे ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी रहे, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, y की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेंगी। y की वैल्यू जब 5 रहेगी ना, ये इक्वेशन जो है ना आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखना, जब एक चीज दिया हुआ और दूसरे की वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी रखो, y हमेशा वही आएगा। तो ऐसे में जो है वो लाइन किसके पैरेलल बनेगी, साफ साफ देख के पता चल रहा है कि वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वाई को 5 पे आपने फिक्स कर दिया, एक्स आप कुछ भी रखो, प्लस में रखो, माइनस में रखो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये किसके आपके आ जाएगा पैरेलल, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो 20 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो हमारी यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।